दिल्ली के बीचों बीच कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे का स्तंभ खड़ा है, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। जी बिल्कुल। और मतलब जरा सोचिए, दिल्ली की वो झुलसाने वाली गर्मी, मॉनसून की भारी बारिश और कड़कड़ाती ठंड। हाँ, दिल्ली का मौसम तो वैसे भी बहुत चरम पर होता है। सही कहा। और ये स्तंभ पिछले 1600 सालों से हर मौसम की मार झेल रहा है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इतने सदियों बाद भी आज तक इस लोहे में जंग का एक कतरा भी नहीं लगा है, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। ये कोई आधुनिक विज्ञान का चमत्कार नहीं है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो यही समझने के बारे में है कि जिन लोगों ने 1600 साल पहले इस जंग रोधी लोहे को ढाला था, उन्होंने असल में किया क्या था। हाँ, उन्होंने न सिर्फ लोहा ढाला बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे महान युगों में से एक को भी गढ़ा था। हम बात कर रहे हैं गुप्त काल की, जिसे अक्सर भारत का उत्कृष्ट युग यानी क्लासिकल एज या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और इस युग की भव्यता को समझने के लिए आज हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। हम सीधे उन ठोस ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालेंगे जो उस दौर की असली कहानी कहते हैं, जैसे कि पत्थरों पर उकेरे गए शिलालेख हो गए, दूर चीन से आए यात्रियों के वृत्तांत हो गए और उस दौर की बेमिसाल वास्तुकला। तो हमारा आज का मिशन क्या है? हमारा लक्ष्य ये डिकोड करना है कि 3री से 6ठी शताब्दी के बीच, जब दुनिया के कई हिस्से उथल पुथल से गुजर रहे थे, तब भारत में शांति, समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता का ये दुर्लभ काल कैसे स्थापित हुआ। क्या बात है। और कैसे इस स्थिरता ने कला, साहित्य और विज्ञान के लिए एक ऐसा रनवे तैयार किया जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो चलिए इसकी शुरुआत बिल्कुल बुनियादी चीज से करते हैं, क्योंकि किसी भी स्वर्ण युग की नींव रातों रात या हवा में तो नहीं रखी जाती है ना। जी बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक बहुत ही ठोस राजनीतिक जमीन की जरूरत होती है। सीधी सी बात है, अगर पूरे देश में अराजकता हो, दंगे हो रहे हों, तो कोई भी शांति से बैठकर कविताएं नहीं लिख सकता या गणित के नए फॉर्मूले नहीं खोज सकता। एकदम सही बात है। तो मेरा सवाल ये है कि इन गुप्त शासकों ने इतनी विशाल भौगोलिक सीमा में ये राजनीतिक स्थिरता आखिर हासिल कैसे की? तो देखिए, स्थिरता लाने के लिए गुप्त शासकों ने सबसे पहले सत्ता के विकेंद्रीकरण से पहले एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबदबा बनाया। मनोवैज्ञानिक दबदबा मतलब कैसे? शुरुआत में शासकों ने केवल महाराजा जैसी सामान्य उपाधियों से शासन नहीं चलाया। उन्होंने खुद को महाराजाधिराज, सम्राट और चक्रवर्ती जैसी भव्य और देवतुल्य उपाधियों से नवाजा। ओह, अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ उनका अहंकार नहीं था। उस दौर में जब आज की तरह संचार के साधन नहीं थे, तब ऐसी उपाधियां दूर दराज की जनता और छोटे मोटे विद्रोहियों के मन में ये संदेश डालती थी कि सत्ता सर्वोच्च है और अजेय है। तो मतलब अगर मैं इसे आज के नजरिए से देखूं तो ये तो बिल्कुल वैसे ही ब्रांडिंग या पोजीशनिंग है जैसे आज के दौर में बड़ी वैश्विक महाशक्तियां अपना दबदबा दिखाती हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का पीआर ही था। लेकिन सिर्फ उपाधियों से और बड़े बड़े नाम रखने से तो साम्राज्य नहीं चलते ना। जमीनी स्तर पर उन्होंने क्या किया? जमीनी स्तर की रणनीति का सबसे बड़ा सबूत हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये प्रयाग प्रशस्ति असल में है क्या, अगर हम इसे बहुत सरल भाषा में समझे तो? प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख। आप इसे प्राचीन काल का एक विशाल रॉयल पीआर डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं। अच्छा, एक पीआर डॉक्यूमेंट। जी, जिसे एक बड़े पत्थर के स्तंभ पर उकेरा गया था। इसे सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिशेन, उन्होंने लिखा था। तो इसमें लिखा क्या है? इसमें समुद्रगुप्त के पूरे राजनीतिक और सैन्य करियर का कच्चा चिट्ठा है। हरिशेन लिखते हैं कि समुद्रगुप्त का मुख्य लक्ष्य धरणी बंध था। धरणी बंध मतलब धरती को बांधना? हाँ, यानी पूरी पृथ्वी को एक सूत्र में बांधना या एक करना। बाप रे, ये तो एक बेहद महत्वाकांक्षी कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा। लेकिन इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनकी रणनीति क्या थी? क्योंकि उस समय तो भारत कई छोटे बड़े राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था। यहीं पर समुद्रगुप्त की बुद्धि काम आती है। वो एक बहुत ही व्यवहारिक रणनीतिकार थे। उन्होंने पूरे भारत पर एक ही तरीके से राज करने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 अलग अलग रणनीतियां अपनाई। पहली रणनीति थी सीधे तौर पर युद्ध, सीधा हमला। हाँ, जो राज्य उनके मूल क्षेत्र यानी उत्तर भारत, जिसे आर्यावर्त कहते थे, उसके आसपास थे,
समुद्रगुप्त ने उन्हें सीधे युद्ध में पराजित किया, उनके राजाओं को हटा दिया और उनके राज्यों को पूरी तरह से गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। अगर आज के आधुनिक व्यापार जगत की भाषा में कहूं तो ये बिल्कुल एक हॉस्टाइल टेकओवर था। बिल्कुल। जहां एक बड़ी कंपनी ने अपने प्रतिद्वंदियों को पूरी तरह खत्म करके उनका अधिग्रहण कर लिया। एकदम सटीक उदाहरण है। लेकिन उनकी जो दूसरी रणनीति थी वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। अच्छा, वो क्या थी? वो थी कूटनीति। दक्षिण के राज्यों जैसे पल्लव और पूर्व में कामरूप, जो आज का असम है, वहां उन्होंने एक अलग खेल खेला। कैसा खेल? समुद्रगुप्त की सेना ने वहां जाकर उन शासकों को हराया, उनसे भारी मात्रा में उपहार लिए, अधीनता स्वीकार करवाई। और फिर उन्हें गद्दी से हटा दिया? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। और फिर उन्हें उनकी गद्दी वापस सौंप दी। ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी अटपटी लगती है। क्यों? मतलब आप इतनी दूर अपनी सेना ले जा रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, रसद और जान का इतना नुकसान उठा रहे हैं, दुश्मन को हराने के बाद उसे उसी की गद्दी पर दोबारा क्यों बिठाना? ये सवाल बहुत लाजमी है। क्या ये उनकी कमजोरी थी या इसके पीछे कोई गहरा प्रशासनिक गणित था? ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये एक मास्टर स्ट्रोक था। जरा उस समय के भूगोल और लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचिए। हाँ, यातायात तो इतना आसान नहीं था। बिल्कुल। उत्तर भारत की राजधानी से बैठकर सुदूर दक्षिण के जंगलों और पठारों पर सीधा शासन चलाना लगभग असंभव था। वहां अपनी सेना हमेशा तैनात रखना, अपना प्रशासन बिठाना आर्थिक रूप से खजाने पर बहुत भारी पड़ता। ओह, समझ गया। मतलब जितना टैक्स वहां से आता उससे ज्यादा तो सेना के रखरखाव में ही खर्च हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्थानीय जनता भी किसी बाहरी व्यक्ति के सीधे शासन को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करती। हाँ, विद्रोह का खतरा हमेशा बना रहता। तो गद्दी वापस लौटाकर समुद्रगुप्त ने वहां के राजा को अपना वैसल या सामंत बना लिया। राजा का स्थानीय प्रभाव भी बना रहा, जनता भी शांत रही। और गुप्त साम्राज्य को बिना किसी प्रशासनिक खर्च के नियमित रूप से राजस्व और सैन्य समर्थन मिलता रहा। एकदम सही। तो ये हॉस्टाइल टेकओवर के बाद एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या किसी फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह हो गया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। कमाल है। और फिर तीसरी रणनीति क्या थी? तीसरी रणनीति थी विवाह गठबंधन। अच्छा, शादियां? जी, बिना कोई युद्ध लड़े शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी सीमाएं सुरक्षित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था वाकटक राज्य के साथ किया गया गठबंधन। वाकटक राज्य? वाकटक साम्राज्य दक्कन के पठार में स्थित था और भौगोलिक रूप से बहुत रणनीतिक जगह पर था। और यहीं से हमारी चर्चा का एक बेहद दिलचस्प और थोड़ा कम चर्चित पहलू सामने आता है। बिल्कुल। वाकाटक राज्य के साथ ये जो वैवाहिक गठबंधन हुआ, उसने इतिहास की एक बेहद सशक्त महिला की कहानी की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं प्रभावती गुप्त की। जी, प्रभावती गुप्त वो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो समुद्रगुप्त के बाद राजा बने थे। उनका विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो ये तो उस दौर का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव रहा होगा। बहुत बड़ा दांव था। लेकिन इस गठबंधन का असली परीक्षण तब हुआ जब उनके पति रुद्रसेन द्वितीय की बहुत कम उम्र में आकस्मिक मृत्यु हो गई। ओह, ऐसे समय में जब सत्ता आमतौर पर पूरी तरह से पितृसत्तात्मक ढांचे में पुरुषों के हाथ में ही होती थी, हालात बहुत बिगड़ सकते थे। बिल्कुल, वारिस बहुत छोटे थे उस समय। तो प्रभावती गुप्त के सामने दो ही रास्ते रहे होंगे। या तो वो पीछे हट जाती और किसी और को सत्ता हथियाने देती, या फिर खुद कमान संभालती। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने एक रीजेंट यानी कार्यवाहक शासिका के रूप में पूरे वाकाटक राज्य का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो ये शतरंज की खेल जैसा है। शुरुआत में जो कदम सिर्फ एक कूटनीतिक मोहरे जैसा लग रहा था, वह अचानक से बिसात की सबसे शक्तिशाली रानी में बदल गया। क्या बात है, बहुत ही सटीक तुलना है। और उन्होंने सिर्फ नाम के लिए राज नहीं किया, उन्होंने वाकाटक साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही कुशलता से चलाया। मतलब उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी, इस दौरान उन्होंने गुप्त और वाकाटक साम्राज्यों के बीच संबंधों को अत्यंत मजबूत बनाए रखा। इसके साथ ही वो भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। बिल्कुल। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के रामगिरी में भगवान विष्णु के 7 भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो वास्तुकला में उनके बड़े योगदान को दर्शाता है। अगर मैं इसे एक आधुनिक ढांचे में रखकर देखूं, तो ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ अचानक दुनिया से चला जाए।
ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के टुकड़े करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रभावती ने उस सीईओ की कुर्सी संभाली, अपने पिता की शक्ति यानी गुप्त साम्राज्य की ताकत का इस्तेमाल एक लेवरेज की तरह किया, ताकि कोई विद्रोह न कर सके। हाँ, ताकि वाकाटक राज्य के भीतर कोई भी सामंत विद्रोह करने की हिम्मत ही ना कर सके। ये तुलना उस समय की कूटनीतिक वास्तविकता को बहुत अच्छे से समझाती है। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेखों और जो भूमि अनुदान के दस्तावेज हैं, जिन्हें लैंड ग्रांट्स कहते हैं, हाँ, उन पर अपने नाम के साथ अपने पिता के गोत्र का इस्तेमाल किया है। अच्छा, पति का गोत्र नहीं? नहीं, पिता का। ये इस बात का संकेत है कि वो जानती थी कि उनकी असली राजनीतिक ताकत कहाँ से आ रही है, और उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए बेहद समझदारी से किया। लेकिन यहाँ एक चुनौती भरा सवाल भी उठता है। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं जी, वो गहराई से पितृसत्तात्मक था। ले लेना, क्या ये दर्शाता है कि उस समय का समाज महिलाओं के लिए बहुत प्रगतिशील था? इतिहास को हमेशा बारीकी से देखना चाहिए। प्रभावती गुप्त का उदाहरण ये जरूर साबित करता है कि उच्च शाही घरानों में महिलाओं को बेहतरीन शिक्षा दी जाती थी और उन्हें प्रशासन का प्रशिक्षण मिलता था। मतलब एलीट क्लास की महिलाओं को? बिल्कुल, लेकिन इसे पूरे समाज की आम महिलाओं की स्थिति मान लेना जल्दबाजी होगी। हाँ, क्योंकि समाज तो मूल रूप से पितृसत्तात्मक ही था। आमतौर पर समाज पितृसत्तात्मक ही था। हालांकि प्रभावती की कहानी कम से कम ये दिखाती है कि जब व्यवस्था के सामने संकट आया तो उस समय के राजनीतिक ढांचे में इतनी लोच या फ्लेक्सिबिलिटी थी कि उसने एक योग्य महिला के नेतृत्व को स्वीकारा और उसका समर्थन किया। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अब जब कोई साम्राज्य कूटनीतिक रूप से इतना स्थिर हो जाए, सीमाएं सुरक्षित हो जाएं और कई दशकों तक युद्ध का कोई बड़ा खतरा ना हो, तो उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बिल्कुल, जब शांति होती है तो व्यापार पनपता है। तो चलिए ये समझते हैं कि उस स्वर्ण युग में अर्थव्यवस्था और आम नागरिक जीवन का हाल कैसा था। अर्थव्यवस्था के मामले में गुप्त काल एक ग्लोबल पावर हाउस था। व्यापार सिर्फ भारत के भीतर सीमित नहीं था। तो कहां तक फैला था? समुद्री मार्गों से भारत का व्यापार भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मतलब रोम, मिस्र, ग्रीस से लेकर पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक फैला हुआ था। वाओ! स्रोतों में एक बहुत ही खास जगह का जिक्र है जिसने मेरा ध्यान खींचा। अरब सागर में सोकोट्रा द्वीप। जी, सोकोट्रा आइलैंड। इसे उस समय के वैश्विक व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब कहा जा सकता है। भारत से सूती कपड़ा, मसाले, हाथी दांत और बहुमूल्य रत्नों से लदे जहाज यहाँ रुकते थे और ये व्यापार इतना विशाल था कि इससे साम्राज्य की तिजोरियां भर रही थीं। राज्य के राजस्व के 3 मुख्य स्रोत थे: कृषि कर, खदानों से होने वाली आय और इसी वैश्विक व्यापार पर लगने वाला शुल्क। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सारा पैसा सिर्फ शाही खजाने में बंद हो रहा था या इसका फायदा आम जनता को भी मिल रहा था? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प चश्मदीद गवाह है, चीनी यात्री फाहियान। जी हाँ, फाहियान, जो इसी काल में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आए थे। उन्होंने क्या लिखा है? फाहियान ने जो वृत्तांत लिखा है वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। वो लिखते हैं कि समाज अत्यधिक प्रसन्न और समृद्ध था। उन्होंने एक बहुत अहम बात लिखी, क्या? कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी विशेष पास या परमिट की जरूरत नहीं थी। मतलब कोई वीजा या पासपोर्ट जैसा सिस्टम नहीं था? बिल्कुल नहीं, पूरी आजादी थी। सरकारी अधिकारियों को नियमित नकद वेतन मिलता था और दंड व्यवस्था बहुत क्रूर नहीं थी। आमतौर पर जुर्माने से काम चल जाता था। फाहियान के दस्तावेजों में एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी श्रेणियों या गिल्ड्स की भूमिका। हाँ, श्रेणियां बहुत महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने लिखा है कि धनी व्यापारी सिर्फ मुनाफा नहीं कमा रहे थे, वे गरीबों, अनाथों और रोगियों के लिए औषधालय या हॉस्पिटल्स बनवा रहे थे और मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। नगरों की गलियां सुरक्षित थीं। जी, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे आज हम जिस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR की बात करते हैं वो मॉडल भारत में 1500 साल पहले ही काम कर रहा था। आपने श्रेणियों का बहुत सही जिक्र किया। इसे सिर्फ व्यापारियों का एक छोटा समूह मत समझिए। तो ये क्या थी? ये श्रेणियां आज के मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या बड़े कॉर्पोरेट हाउस की तरह थीं। इनके अपने कानून होते थे। ये बैंकों की तरह काम करती थीं, जहां लोग पैसा जमा कर सकते थे। क्या बात कर रहे हैं? और यहाँ तक कि इनके अपनी निजी मिलिशिया या सुरक्षा बल भी होते थे। और हाँ, फाहियान के अनुसार इन श्रेणियों ने कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट के काम का एक बड़ा हिस्सा अपने कंधों पर ले रखा था।
लेकिन यहाँ मुझे एक बार फिर से डेविल्स एडवोकेट बनना होगा। बताइए। फायान एक विदेशी तीर्थयात्री थे। वो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों को देखने आए थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें शाही मेहमान नवाजी मिली हो? हो सकता है। वो बड़े शहरों में रहे हों और भारत की समृद्धि देखकर इतने चकाचौंध हो गए हों कि उन्होंने समाज के नकारात्मक पहलुओं को देखा ही नहीं। क्या हम उनके इस परफेक्ट विवरण पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक सवाल है। किसी भी स्रोत को पढ़ते समय उसका बायस या पूर्वाग्रह समझना जरूरी है। बिल्कुल। फायान मुख्य रूप से धार्मिक यात्रा पर थे। उनका संपर्क बौद्ध भिक्षुओं, धनी व्यापारियों और उच्च वर्ग से ही ज्यादा था। हालांकि उनकी बहुत सी बातें पुरातात्विक साक्ष्यों से मेल खाती हैं, लेकिन क्या? उन्होंने समाज के एक बहुत ही गहरे अंधकार को या तो नजरअंदाज किया या बहुत हल्के में दर्ज किया। आप किस अंधकार की बात कर रहे हैं? इसी स्वर्ण युग के दौरान समाज में छुआछूत की गहरी जड़ें भी जम रही थीं। ओह। खुद फाहियान के ही वृतांत में एक किनारे पर चांडाल वर्ग का जिक्र आता है। उन्होंने लिखा है कि जब ये लोग शहर में आते थे तो उन्हें लकड़ी पीटकर आवाज करनी पड़ती थी ताकि ऊंचे वर्ग के लोग उनसे दूर रह सकें। ये तो बहुत ही दुखद है। तो एक तरफ जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक असमानता का एक बहुत ही कठोर ढांचा भी आकार ले रहा था। इतिहास कभी भी सिर्फ एक रंग का नहीं होता। ये बहुत जरूरी परिप्रेक्ष्य है। स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं है कि वहां कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। लेकिन अब हम उस पहलू की ओर आते हैं जिसने वास्तव में इस युग को इतिहास में अमर कर दिया। आप कला और विज्ञान की बात कर रहे हैं? हाँ, एक मजबूत प्रशासन और बेतहाशा पैसे ने वो मंच तैयार किया जिस पर मानव सभ्यता की सबसे शानदार कला और विज्ञान का जन्म हुआ। बिल्कुल। जब लोगों को ये चिंता नहीं होती कि कल पेट कैसे भरेगा या कल कोई बाहरी सेना हमला तो नहीं कर देगी, तब मानव मस्तिष्क इनोवेशन की उड़ान भरता है। सही बात है। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में इस काल ने दुनिया को जो दिया, उसके बिना आज का आधुनिक विज्ञान शायद बहुत पीछे होता। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान विद्वान इसी काल की देन है। आर्यभट्ट का जिक्र आते ही जहन में सबसे पहले शून्य या जीरो आता है। जी। लेकिन शून्य सिर्फ एक संख्या नहीं है। इस कॉन्सेप्ट ने यह समझाया कि कुछ न होने को, एम्प्टीनेस को गणितीय रूप से कैसे मापा जाए। इसके बिना बड़ी गणनाएं करना या आज के कंप्यूटर की बाइनरी भाषा का अस्तित्व ही संभव नहीं था। और आर्यभट्ट सिर्फ यही नहीं रुके। और क्या किया उन्होंने? उन्होंने उस समय ये गणना कर ली थी कि पृथ्वी चपटी नहीं है, बल्कि अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उस जमाने में? हाँ। बिना किसी टेलीस्कोप के? हाँ, उन्होंने पाई का सटीक मान निकाला और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे के वास्तविक खगोलीय कारणों को समझाया, न कि किसी अंधविश्वास को। ये तो सच में रेवोल्यूशनरी है। वहीं वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान और प्रकृति विज्ञान पर विशाल ज्ञानकोश रचे, जिन्हें हम एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और अगर हम सैद्धांतिक विज्ञान से हटकर व्यावहारिक विज्ञान या इंजीनियरिंग पर आएं, तो धातु विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो अकल्पनीय है। आप फिर से उसी स्तंभ की बात कर रहे हैं? हाँ, और यही हमें वापस मेहरौली के लौह स्तंभ पर ले आता है। इस स्तंभ पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। अब इसके पीछे का विज्ञान क्या था? आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इस स्तंभ का अध्ययन किया तो पाया कि प्राचीन लोहारों ने लोहे को पिघलाते समय उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक रखी थी। अच्छा, फास्फोरस। इसके अलावा उन्होंने एक विशेष प्रकार की स्लैग की कोटिंग का इस्तेमाल किया। फास्फोरस और मौसम के प्रभाव ने मिलके लोहे के ऊपर मिसावाइट नामक एक पतली लेकिन बेहद मजबूत परत बना दी। और इसी परत ने? हाँ, इसी ने लोहे को अंदर से जंग लगने से बचा लिया। ये कमाल की इंजीनियरिंग है। लेकिन यहाँ एक और सवाल परेशान करता है। क्या? अगर उस समय के कारीगर ऐसा जंगरोधी लोहा बनाना जानते थे, तो क्या ये कोई ओपन सोर्स तकनीक थी? ओपन सोर्स से आपका मतलब? मेरा मतलब है, अगर सबको ये पता होता तो पूरे भारत में ऐसे हजारों स्तंभ या जंगरोधी हथियार मिलने चाहिए थे। क्या ये कोई ऐसा प्रोप्राइटरी ट्रेड सीक्रेट था जो सिर्फ कुछ शाही कारीगरों तक ही सीमित था? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। प्राचीन भारत में श्रेणियों या गिल्ड्स के पास तकनीक को गुप्त रखने के बहुत कड़े नियम होते थे। मतलब पेटेंट की तरह? एक तरह से, हाँ। ये धातु विज्ञान एक ऐसा ट्रेड सीक्रेट था जो पिता से पुत्र या एक विशेष कारीगर समूह तक ही सीमित रहा।
ये ज्ञान आम लोगों या हर लोहार के लिए उपलब्ध नहीं था। ओह, तो ये नॉलेज शेयर नहीं की जाती थी। नहीं, और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान भी हुआ। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और शाही संरक्षण खत्म हुआ, तो उन खास कारीगरों के साथ ही वो अनमोल गुप्त फॉर्मूला भी हमेशा के लिए लुप्त हो गया। ये वाकई अफसोस की बात है कि इतना उन्नत विज्ञान समय के साथ खो गया। हाँ, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन जो ज्ञान और कला बची रह गई, उसने वास्तुकला के रूप में अपनी अमर छाप छोड़ी है। कला और साहित्य के मामले में यह काल अपनी चरम सीमा पर था। जी हाँ, संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास की रचनाएं जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम इसी काल के सौंदर्य बोध को दर्शाती हैं। बहुत ही खूबसूरत रचनाएं हैं। और अगर वास्तुकला की बात करें तो अजंता की गुफाओं के विस्मयकारी भित्ति चित्रों को कौन भूल सकता है। अजंता के बारे में एक चीज जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो है उस चित्रकारी की तकनीक। रोशनी वाली। हाँ, वे गुफाएं अंदर से बहुत गहरी और अंधेरी हैं। बिना पर्याप्त रोशनी के इतनी बारीक और रंगीन चित्रकारी कैसे की गई? इसके पीछे भी एक अद्भुत विज्ञान था। उन्होंने प्रकाश को गुफा के अंदर मोड़ने के लिए धातु के बड़े और पॉलिश किए गए दर्पणों का इस्तेमाल किया। मेटल मिरर्स का? जी, सूरज की रोशनी बाहर से उन दर्पणों पर पड़ती थी और रिफ्लेक्ट होकर गुफा के अंधेरे कोनों को रोशन करती थी। क्या बात है! और जो प्राकृतिक रंग उन्होंने खनिजों और वनस्पतियों से बनाए, उनकी चमक आज 1500 साल बाद भी बरकरार है। और सिर्फ चित्रकारी नहीं, मूर्तिकला भी अपने शिखर पर थी। सारनाथ की बुद्ध मूर्तियां जो अपने चेहरे पर एक अनोखी आध्यात्मिक शांति और करुणा समेटे हुए हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही उदयगिरी के चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और मध्य प्रदेश का दशावतार मंदिर, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के शुरुआती और सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। ये सभी चीजें ये साबित करती हैं कि गुप्त काल के कारीगरों के पास सिर्फ तकनीक ही नहीं थी, बल्कि उनके पास जीवन को देखने का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक नजरिया भी था। मतलब वो सिर्फ काम नहीं कर रहे थे। नहीं, वे केवल पत्थरों को नहीं तराश रहे थे, वे ध्यान, आध्यात्म और मानवीय भावनाओं को मूर्त रूप दे रहे थे। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत अध्ययन को समेटें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? गुप्त काल को स्वर्ण युग सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उस समय बहुत सारा सोना या पैसा था या बड़े बड़े महल बने थे। बिल्कुल नहीं। इसे स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 4 प्रमुख स्तंभों के बीच एक बेहतरीन संतुलन का परिचायक था। वो 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, एक मजबूत, दूरदर्शी और कूटनीतिक प्रशासन। दूसरा, वैश्विक आर्थिक समृद्धि और एक व्यवस्थित कर प्रणाली। तीसरा, अतुलनीय सांस्कृतिक और कलात्मक उन्नति। और चौथा, क्रांतिकारी वैज्ञानिक और गणितीय खोजें। ये एक ऐसा समय था जब सत्ता की ताकत और कला की कोमलता दोनों को बराबर सम्मान मिला, जब कूटनीति के साथ साथ समाज कल्याण को भी राज्य और व्यापारिक घरानों का कर्तव्य माना गया। और इतिहास गवाह है कि जब प्रशासन, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और कला एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तभी किसी सभ्यता का वास्तविक उत्कृष्ट युग जन्म लेता है। तो आज की इस ऐतिहासिक यात्रा के अंत में मैं महान कवि कालिदास के रघुवंशम से एक उद्धरण श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा, जो हमारे स्रोतों में भी शामिल है। वो बहुत ही प्रासंगिक है। कालिदास लिखते हैं, राज्य की वास्तविक शक्ति विद्या और बुद्धि में निहित होती है, ना कि भोग वृत्ति में। बहुत ही गहरी बात है। और यही वो अंतिम विचार है जिसे लेकर हम आज चर्चा को विराम देना चाहते हैं।